नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जंगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाए, जल्दी से क्लास में ऑनलाइन आ जाए। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान के बारे में अपन बात कर रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था यूनिट 4 का, और यूनिट 4 में ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात अपन कर रहे थे। टॉपिक का नाम है समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट। आप समस्याओं के प्रति किस प्रकार से आप एडजस्ट होते हैं, या फिर आपको एडजस्ट होना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है तनाव को दूर करने के लिए। कुसमायोजन ना हो जाए, कोई भी आपके अंदर प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से समायोजन क्या है, कैसा है, किस तरह से करना पड़ता है, ये मैंने फर्स्ट डे क्लास में बता दिया था। आपको पहले दिन की क्लास लगी थी, उसी में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, नेक्स्ट अपन जल्दी से बात करेंगे आगे। आज की क्लास समायोजन को कंप्लीट कर देगी। समायोजन यहाँ से जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूँ ना, वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से समायोजन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने एग्जाम्पल, हो सकता है मैं एग्जाम्पल 1 या 2 लिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल जो लिखा रहा हूँ उससे ही आगे एग्जाम्पल भी क्लियर होंगे। कुछ चीजें आ जाती है, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं एग्जाम्पल को लेकर, वो बताते हैं कि सर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तो बहुत कंफ्यूज होता है। टॉपिक ऐसा है, क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बोलता हूँ ना, उस पर आप ध्यान देवें। एग्जाम्पल हो सकता है 1 लिखा दूं, 2 लिखा दूं, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय मेरे बोलने पर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है बोलने पर ध्यान? क्योंकि मैं अनेकों एग्जाम्पल आपके सामने बोलता हूं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे एडजस्ट होता है, ऐसे समायोजन करना पड़ता है, इस तरह के मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्लियर है? अभी तक की कोई प्रॉब्लम क्लास लगी हो आपको कि सर मेरे को समझ में नहीं आया? प्रक्षेपण, एक बच्चे ने प्रक्षेपण और युक्तिकरण, 2 चीजें बताई थी, प्रक्षेपण और युक्तिकरण। मैं उसमें आपको बता दूं कि जो प्रक्षेपण होगा उसमें क्या रहेगा कि माध्यम में कमी बताई जाएगी। किसमें कमी बताई जाएगी? माध्यम में कमी बताई जाएगी। ठीक है। जबकि युक्तिकरण, यानी कि अपने उद्देश्यों में जो कमी बताते हैं वो युक्ति में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल युक्तिकरण, जुगाड़ लगाना, उससे क्या होता है कि समस्या हल नहीं होती, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता युक्तिकरण में। एक एक टाइम, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम फिर से आएगी और फिर आप क्या बोलोगे? फिर युक्ति लगाओगे, फिर बोलोगे, फिर युक्ति लगाओगे। तो इससे क्या, अपनी आंखें बंद करके जो समस्याओं को देखना नहीं चाहता ना, जैसे मैंने आंखें बंद कर ली, अब मैं, इससे क्या होगा कि मुझे समस्याएं दिख नहीं रही। हो सकता है एक बहुत ही बड़ा प्रलय आ रहा है, भूकंप आ रहा है, समुद्र की लहरें आ रही है मेरे सामने। अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे मैं क्या करता हूं, आंखें बंद कर लेता हूं और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो मेरे लिए एक जुगाड़ हो सकता है, युक्ति हो सकता है उस समस्याओं को देखने से बचने के लिए। लेकिन वो समस्या क्या खत्म हो जाएगी क्या उससे? नहीं होगी, वो समस्या खत्म नहीं होगी मेरे दोस्तों, उससे खत्म नहीं होगा कुछ भी। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को पकड़ना है। किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल आएंगे वहां पर आपको ध्यान लगाना है। सारे सिमिलर लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, आपको उन्हीं को ध्यान देना है। बार बार एग्जाम्पल देखना। न्यू बुक, जैसे हमारी जो बुक है, वो मैंने बताया ना कि बुक लॉन्च की है हमारे सामान्य ज्ञान। 1 मिनट, अब मैं बुक दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बुक, सभी को जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में, उसको, उन स्टूडेंट को, उन रीड अभ्यर्थियों को मनोविज्ञान की जो बुक है वो मिल चुकी होगी। जिसने नहीं खरीदी है जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। मैं बूंदी से हूँ, बूंदी से कोई अभ्यर्थी अगर पढ़ रहा है तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर। मुझसे संपर्क करें, कांटेक्ट करें और इस बुक के बारे में जानें। इस बुक में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि सरल भाषा में है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। इजी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आपको आंखें बंद करके पढ़ो तब भी याद हो जाए, इसका मतलब इजी लैंग्वेज का ये मतलब नहीं होता। इससे माथा नहीं दुखेगा आपको पढ़ते समय। क्या नहीं दुखेगा? माथा नहीं दुखेगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी इसको पढ़ते समय। बस यही इजी बुक है। इजी बुक का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जमाया हुआ है, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। परिभाषा कहाँ पे कौन सी सेट करनी है, कहाँ पे कौन सा लगाना है, कौन सा ग्राफ कहाँ पे बनना है, कौन सा चित्र कहाँ पर बनाना है, इस बुक में आपको वही चीजें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बुक सभी अलग अलग होती है, सभी बुक एक होती है, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा की है।
सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के सभी टीचर्स के द्वारा और मेन जो अपने पीडी सोनी सर है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सर ने जो मेहनत की है, काफी समय दिया है इस बुक को बनाने में। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपके लिए देखो, इसमें टाइटल भी लगा हुआ है, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार द्वारा संचालित सोनी पब्लिकेशन के द्वारा। जल्दी से जल्दी जो भी जहां पर भी है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, जहां पर जो भी है, इस बुक के बारे में संपर्क करें। हमने सारी डिटेल्स डाली हुई है, पहले भी ग्रुप में डिटेल्स आती है, टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन कर रखी है सभी ने डिटेल्स देखी होगी, इस बुक के बारे में बताया हुआ है। फीडबैक जरूर दे इस बुक के बारे में, कैसी बुक है। जो बूंदी से है, आसपास से, बूंदी के आसपास से है, मुझसे संपर्क करें बुक लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इच्छुक बने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मनोविज्ञान रीट अभ्यर्थी के लिए। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। अफसोस हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, अफसोस रहेगा जो इस बुक को नहीं लेगा। उसको बाद में ये मत बोलना कि सर इसमें से क्या आया था क्या नहीं आया था, ठीक है। चलो, बुक के बारे में रही बात, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार निरंतर 6 वर्षों से आपको पता है किस सेवा पे निःशुल्क सेवा कर रहा है, बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ सब जाने हुए, सिर्फ अभ्यर्थी को हमें सुविधाएं देनी है, पढ़ाना है। जो भी सब कुछ कर सकता है ग्रुप परिवार करा हुआ है, करता रहा है। मैं रेगुलर आपकी क्लासें लगाया हूँ, निःशुल्क क्लासें लगी हुई है, बिल्कुल अच्छे मेटर के साथ, अच्छे टीचिंग के साथ और बेस्ट फैकल्टी के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बुक एक बार जरूर देख लेना। ये बुक है, मनोविज्ञान की है, ठीक है। कितने पेजेस है इनमें देख लेना आप, 300-350 के लमसम पेजेस है इसमें। जिसको भी बुक लेनी है संपर्क करें, मुझे मैसेज करें इसके बारे में जानने के लिए। जो जहां भी होगा, खरीदारी कैसे करनी है मैं बताऊंगा, उसको कैसे लेना है। बुद्धि से है तो मुझे संपर्क करें डायरेक्ट, जो भी जहां भी है संपर्क तो करें एक बार, फिर बाकी आपको ग्रुप परिवार की सहायता से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, गुरु से यही बात, अपनी बात करते हैं अपन। मनोविज्ञान में समायोजन का अपना टॉपिक चल रहा था, समायोजन अपन पढ़ रहे थे। समायोजन में मैंने आपको जो जो युक्तियां जो जो बताए थे कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप उस समस्याओं का समाधान करोगे, उस समस्याओं से बचोगे, कैसे एडजस्टमेंट होना है, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो भी चल रहा था लाइन में, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्षतिपूर्ति की। क्षतिपूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है, रीट में 2-3 बार पूछा गया है इस क्षतिपूर्ति से, क्योंकि इजी है इसलिए पूछा गया है। क्या बोला मैंने? क्योंकि इजी है इसलिए पूछा गया है, टफ कुछ भी नहीं पूछा जाता। पूरे एग्जाम पेपर में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 50% से ऊपर इजी पेपर होता है जो सभी कर देते हैं। बाकी 50% से थोड़ा सा नीचे 40-30% ऐसा होता है जो इजी तो रहते हैं लेकिन घुमा फिरा के कुछ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है, जो आप कंफ्यूज हो जाते हो और जबरदस्ती पढ़ा हुआ है लेकिन ये नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ है लेकिन नहीं आ रहा, क्या करे। 4 ऑप्शन, पता है कंपटीशन में अपन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो मैंने गलती की है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं सभी अभ्यर्थी, क्या गलती करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से। ऑप्शन आपने देखे, ए ऑप्शन देख लिया, बी ऑप्शन आपने देख लिया, सी ऑप्शन आपने देख लिया, डी ऑप्शन आपने देख लिया। अब आप क्या करोगे, अपनी मैं थिंकिंग बता रहा हूं अपन क्या सोचते हैं। क्वेश्चन आपने देखा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आप पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ लिया। आपने क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज देखी कि आपको क्या लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है। क्या किया हुआ है मैंने? पढ़ा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, मैं यहां से गुजरा हुआ हूं, मैंने ये चीज देखी है। अब आप क्या सोचोगे? अब आप क्या सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही है। क्या कर सोचोगे आप कि मुझे ये क्वेश्चन तो करना ही है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ये। अब आप क्या करते हो, ऑप्शन पढ़ते हो। आपने ऑप्शन पढ़े, सी और डी, चारों ऑप्शन आपको इस तरह से लगते हैं कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है। चारों ऑप्शन आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आपको ये नहीं आता है। आप सोचते हो मनी मन में कि यार चारों ऑप्शन ऐसे कैसे आ गए, लेकिन पता है सबसे ज्यादा आप ध्यान कहाँ देते हो कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। अब कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करना ही है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, चाहे मुझे आ नहीं रहा हो, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। अब आप ए पे सोचते हो, बहुत देर तक सोचते हो, ए ऑप्शन, अच्छा ए तो था, कुछ नहीं था, नहीं 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 था, चलो रख, चलो इसको भी रखो, चलो इसको भी रखो। फिर डी पर, जैसे मान लो डी पर आपको क्या लगा कि हाँ ऐसा कुछ तो था, और आप डी पर राइट लगा के आ जाते हो, मार्क करके आ जाते हो, और हो सकता है बी आंसर आपका राइट होता है।
और ये हो जाता है नेगेटिव मार्किंग। और अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन अपन कॉन्फिडेंस से कर देते हैं, फिर रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आप सोचते हो कि अगर मैं 50% जो करके आया था, अगर मैं वहीं छोड़ देता तो हो सकता था मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो क्वेश्चन भी ज्यादा किए जो मैंने पढ़े थे, लेकिन मुझे आ नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे जो पढ़े हैं, मैंने जो पढ़े हैं मैं वो करके ही आऊंगा कुछ भी हो जाए। ऐसा ना करें, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार कट ऑफ कितनी रहती है आप जानते हो, वही रहती है जो होती आई है, 3-4%, 2-3% ऊपर नीचे जरूर हो जाती है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं से होता है जो पहले आए हुए हैं। आराम से करें, रिलैक्स होके करें, जो आ रहा है वही करें, ज्यादा इच्छा से कुछ भी ना करें, अपने तुक्के ना लगाएं। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं क्षतिपूर्ति की। इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए अपन टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं। सभी को क्लास, एक बार क्लास में जल्दी से आ जाए। सभी को गुड इवनिंग, जो भी नए दोस्त आए सभी को गुड इवनिंग करेंगे। ठीक है, सभी क्लास में आ जाए। क्षतिपूर्ति क्या है? देखो, क्षतिपूर्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भी है, फीमेल मैन, उसके अंदर कोई आंतरिक क्षति है। आंतरिक क्षति का मतलब कोई विकलांग हो सकता है, कोई काणा हो सकता है, कोई बहरा हो सकता है। तो वो अपनी आंतरिक शक्ति को पूर्ण करने के लिए, क्या बोला मैंने, अपनी आंतरिक क्षति को, आंतरिक जो भी क्षति है, हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो देख नहीं पा रहा हो सही तरीके से, हो सकता है वो गाना नहीं अच्छा गाता हो, उसकी आवाज खराब हो, कुछ भी, एनीवन, कुछ भी, जो भी उसकी आंतरिक क्षति है, उस पक्ष को अगर वो छुपाने के लिए बाह्य पक्ष का सहारा लेता है या बाह्य पक्ष को मजबूत करता है कि यहाँ की पूर्ति मैं वहां करूंगा, मुझे गाना अच्छा नहीं आता लेकिन मैं डांस अच्छा कर लेता हूं, तो गाने की पूर्ति मैं कहां से पूरी कर रहा हूं, डांस अच्छे से कर रहा हूं, ताकि लोग ये नहीं कह दे कि ये गाना अच्छा नहीं आता। अगर गाने की बात जहां होती है तो मैं ये बोल दूंगा कि मुझे डांस अच्छा आता है, मैं डांस पूरा अच्छा कर लूंगा। तो गाने की जो पूर्ति, आवाज की जो पूर्ति, वो दब जाएगी, वो क्षति खत्म हो जाएगी उस डांस की वजह से। कोई किसी लड़की की हाइट कम है, मान लो कोई लड़की है जिसकी हाइट कम है, बिल्कुल नाटी जैसी दिखती है वो, तो ये क्षति है उसकी आंतरिक क्षति। अब उसको पूरी करने के लिए वो क्या करती है कि हील पहनती है ऊंचे वाले, और ऊंचे वाली हील पहनने के बाद उसकी हाइट यहां से जाके कहां चली जाती है, यहां चली जाती है। तो वो अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी करने के लिए बाह्य पक्ष का सहारा लिया उसने, किसका, हील का, सैंडल का, ऊंचे सैंडल का। गाना नहीं आता कि हाई हील दे, तो वो ऊंचे सैंडल का सहारा लेती है और अपनी क्षति को पूरी करती है। ये क्या होता है, क्षतिपूर्ति होती है। और एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं। कोई लड़की है, मान लो, नाटी का एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया, जो सही तरह से दिखती नहीं है, काली है। मान लो कोई लड़की है, बहुत मजाक बनाते हैं ऐसे, कोई काला होना, गोरा होना। आपको पता है काले गोरे का मैं एक बहुत बड़ा रीजन बता, अभी थोड़े दिन पहले पेपर में आया था कि काले गोरे की जो ये भी जो क्रीमें आती है ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 15 दिन में गोरे होना, 10 दिन में गोरे होना, तो ये गलत है, इनको हटा देना चाहिए। पेपर में डाला था, किसी ने ये कंप्लेन की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये एग्जाम्पल, ये इस तरह से बोलना गलत है। क्योंकि क्या ये गलत है क्या, जो सांवला है वो क्या गलत है, उसको आप गोरा कर रहे हो ये बोल के कि सांवला होना गलत है। कोई जो काला है वो गलत कैसे हो सकता है, तो आप उसको क्रीम दिखा के, एडवर्टाइजमेंट दिखा के ये बोल रहे हो कि 15 दिन में गोरे हो जाओगे, तो क्या काला होना गलत है? काला कलर नहीं होता, सांवला कलर नहीं होता, गोरा कलर नहीं होता, सब कलर होते हैं। अलग अलग भगवान ने जो रूप दिया है उस पर अभिमान करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर मान सम्मान रखना चाहिए, और एक थैंक यू बोलना चाहिए भगवान ने कि हाँ, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो क्षतिपूर्ति का एग्जाम्पल यहाँ पर परफेक्ट बैठता है। मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है, काली है, सांवली है। अब वो क्या होता है कि उसकी क्लास में जो है उसकी मजाक बनती रहती है, ये काला है, ये गोरा है, ये कौन शादी करेगा, इससे कौन शादी करेगा, ये वगैरह वगैरह बोलता है। और वो लड़की इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस होती है और लाइफ में आगे बढ़ती रहती है, और एक दिन क्या होता है कि वो कलेक्टर बन जाती है। क्या बन जाती है? कलेक्टर बन जाती है, या कलेक्टर बन जाता है। मुझे ये बताइए, कलेक्टर बनने के बाद कौन उससे ये वो कहेगा कि तू काली है, तू गोरा है, तू काला है, तू ऐसा है, तू नाटा है, तू लंगड़ा है? कौन बोलेगा ऐसा? क्योंकि उसने अपनी जो क्षति थी, हो सकता है मान लो वो कमी महसूस करता हो या करती हो कि मैं काली थी, ये थी, वगैरह थी वगैरह, जो भी समस्या है उसको नजर आ, लेकिन उसने क्षतिपूर्ति कहां से की? कलेक्टर बन के। कोई भी उससे शादी करेगा या करेगी ना,
तो ये नहीं देखेगा कि काला है, अब क्या देखेगा कि कलेक्टर है, इस जिले का सबसे बड़ा जो है बाबू है वो। समझ में आया नहीं आया? क्षतिपूर्ति वही क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है, समझ में आया सभी? मान लो कोई व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, देख नहीं पाता हो, तो वो गाने में बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा गा लेता है, डांस बहुत अच्छा कर लेता है, सिंगिंग में बहुत अच्छा है। तो अंधे व्यक्ति का गाना संगीत के माध्यम से अपनी क्षति को छुपाना है, अपनी जो कमजोरी थी उसको छुपाना, वो क्षतिपूर्ति कर रहा है। कैसे? अंधा व्यक्ति अच्छा संगीत गा रहा है। पता होगा एक जैन में वो अच्छा संगीतकार था, जो अंधे थे, कभी देखा ही नहीं, बचपन से ही अंधे थे, लेकिन म्यूजिक दिए, बड़े बड़े म्यूजिक दिए उन्होंने। नाम तो मुझे पता नहीं उनका क्या है, ऐसे हुए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें लाइन क्षतिपूर्ति में कि आंतरिक क्षति की, आंतरिक क्षति को किसी बाह्य पक्ष से पूर्ति करना, पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति कहलाता है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल लिखाऊंगा इसमें, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? एग्जाम में आया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल लिखा दूंगा मैं कि पढ़ाई में जीरो, पढ़ाई में जीरो और खेल में हीरो। पढ़ाई में जीरो और खेल में हीरो। क्या है कि पढ़ाई में तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, बिल्कुल डफर है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन खेल में क्या है? हीरो है। क्षति कहाँ है? पढ़ाई में। क्षति कर रहा है, अपनी पूर्ति कहाँ कर रहा है? पढ़ाई से पूर्ति खेल से कर रहा है। तो ताकि घर वाले भी क्या बोलेंगे कि इनको पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं है, लेकिन खेल में बहुत आगे अच्छा जाएगा, आगे जाएगा, हो सकता है बड़ा क्रिकेटर बनाओ। जितने बड़े क्रिकेटर बने हो सब पढ़ाई में जीरो है। विराट कोहली देख ले, सचिन तेंदुलकर, किसने कोई पढ़ाई नहीं की है? गावस्कर देख, किसी ने भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल जीरो है, डफर है। पांड्या को देख लीजिए, बिल्कुल डफर है, लेकिन खेल में क्या थे? हीरो थे, और आज सबसे बड़े व्यक्ति कहलाते हैं अपने भारत के। जाने माना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है उनका। किस वजह से? खेल की वजह से। यानी कि पढ़ाई में जीरो, खेल में हीरो। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया था, एक कम लंबाई की लड़की का एग्जाम्पल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा था। एक कम लंबाई की लड़की का, एक कम लंबाई की लड़की, लंबाई वाली, ऐसे लिख देता हूं, कम लंबाई वाली लड़की का ऊंचे ऊंचे सैंडल, ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाना। ऊंचे सैंडल पहनकर लंबे दिखने का प्रयास करना। ठीक है, दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने बोले हैं ताकि आपकी क्षतिपूर्ति हो जाए, उससे समझ में आ जाए। कोई अगर आपको एग्जाम्पल अपने दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये एग्जाम्पल भी क्षतिपूर्ति में आएगा। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है मुझे बताइए, कमेंट कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे भी आपकी सुविधा है वैसे कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति, आंतरिक क्षति को किसी बाह्य पक्ष से, क्योंकि जो भी आंतरिक क्षति होगी उसको आंतरिक क्षति से पूरा नहीं किया जा सकता, सिर्फ बाह्य पक्ष से। आप बाह्य पक्ष लगाओगे, एडजस्ट करोगे पहले वाले से होने में, ताकि आपको समाज ये नहीं कहे, ताकि आसपास के लोग ये नहीं कहे, सामने वाला मेरा दोस्त ऐसा बोले नहीं, मतलब कुछ भी दिखना। मान लो जैसे कोई अच्छा नहीं दिखता हो तो कपड़े इतने ब्रांडेड, इतने जबरदस्त तरीके से कपड़े पहनता है, तो वो सामने वाला क्या कहेगा? देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो जो ब्रांडेड कपड़े है वो उसकी क्षति पूरी कर देगा, बाह्य क्षति को। आंतरिक क्षति को किसी बाह्य पक्ष से पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति करना कहलाता है। पढ़ाई में जीरो, खेल में हीरो, मैंने समझा दिया है कैसे एग्जाम्पल आएगा, सेट होएगा। एक कम लंबाई वाली लड़की का, जो लंबाई में कम है, जिसकी हाइट बहुत कम है, तो वो ऊंचे सैंडल पहनकर लंबे दिखने का क्या करती है? प्रयास करती है, और अपनी क्षति को पूर्ति करती है। समझ में आया है ये एग्जाम्पल? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, क्षतिपूर्ति समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट जो भी अपना इनडायरेक्ट मेथड है एडजस्टमेंट करने का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं तार्किकरण की। यह भी एग्जाम पूछा गया है, तार्किकरण या प्रतिक्रिया निर्माण भी बोला जाता है इसको। तार्किकरण प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देना, रिएक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तार्किकरण, देखो शब्द से पता चल रहा है तार्किकरण तर्क देना। इसका अर्थ समझेंगे पहले, इसका मतलब क्या होता है तार्किकरण का तर्क देना। इसका अर्थ क्या है, तर्क देना, ठीक है। इसका संबंध इससे है कि असंभावित, जो भी असंभावित तर्क देते हैं, असंभावित तर्क देना, ठीक है। बात किसी कर रहे हैं समायोजन में, समस्या की। किसकी बात कर रहे हैं, समस्या की। यानी कि समस्या के संबंध में असंभावित तर्क देना क्या कहलाता है, तार्किकरण कहलाता है। समस्या के संबंध में मैंने बताया ना, जो भी यहाँ पर बात होगी सिर्फ समस्या के प्रति, क्योंकि एडजस्टमेंट आप समायोजन किस में करोगे, समस्या में करोगे। समस्या के संबंध में असंभावित तर्क देना। अब ये भी एडजस्टमेंट होता ही है। कैसे होता है कि देखो मान लो असंभावित तर्क दे रहा है, असंभावित तर्क में बताऊंगा एग्जाम्पल कि कैसे आएंगे आपके सामने एग्जाम्पल। असंभावित तर्क देना ही तार्किकरण कहलाता है, ठीक है। देखो तर्क देना सबसे बड़ी बात है। इसमें ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एग्जाम्पल कैसे आएंगे। ट्रिक, सब जो भी वाक्य शुरू होगा, एग्जाम्पल जो भी शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, यदि से। अधिकतर याद रखना है आपको, अधिकतर जो एग्जाम्पल शुरू होंगे ना, इसके एग्जाम्पल जो भी शुरू होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और ऑप्शन दिया जाएगा तार्किकरण, क्षतिपूर्ति, पलायन, प्रतिक्रिया। आपको आंसर राइट करना है तार्किकरण पे। तो आप एग्जाम्पल कैसे पहचानोगे, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है कि उसमें अगर यदि आ जाता है, यदि 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 अगर पहले आ जाता है तो आप समझ जाना कि वो क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है, तार्किकरण करने वाला है। यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, वहां पर तार्किकरण आ जाएगा। कैसे एग्जाम्पल आएंगे इस बार, देखो ट्रिक समझ में आ गई सभी को। यदि, अब एग्जाम्पल कैसे आएंगे इसमें, एग्जाम्पल समझना कि यदि यदि कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो। मान लो जैसे आप एग्जाम में पास नहीं हो रहे हो, गर्मी में एग्जाम था और पढ़ नहीं पा रहे थे, तो कि यदि यदि इस बार गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी नहीं पड़ती तो मैं पास हो जाता। क्या 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 दिया उसने, ये कि यदि इस बार गर्मी नहीं पड़ती तो मैं पास हो जाता। मान लो कोई एग्जाम में फेल हो गया है, कोई लड़का है, कोई लड़की तैयारी कर रहा था और एग्जाम हुआ, वो फेल हो गया। और एग्जाम कब आए, गर्मी के समय आ गए। तो वो किसने पूछा कि फेल कैसे हो गया, कि पढ़ाई नहीं करी थी क्या, तो वो क्या बोल रहा है कि यदि इस बार गर्मी ज्यादा थी यार, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया गर्मी की वजह से, पंखा नहीं था, रूम कूलर नहीं था, एसी नहीं था, तो मैं पढ़ नहीं पाया सही तरीके से, मुझे याद नहीं हो पाया कि यदि इस बार गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती तो मैं पास हो जाता। क्यों नहीं पड़ती भाई गर्मी, तर्क क्यों दे रहे हो, ऐसे फालतू के तर्क क्यों दे रहे हो। लेकिन वो तर्क इसलिए दे रहा है कि मैं अंदर ही अंदर क्या हो जाऊं, एडजस्टमेंट कर लूं, समायोजित होता रहूं। अपने आप को कॉन्फिडेंस तो बनाना, क्या बीमार होना है कि उसको, दूसरों को तो क्या बोलेगा, क्या सुनता रहेगा क्या, वो तर्क देना उसको अनिवार्य हो गया, क्योंकि समायोजित हो रहा है वो अपने आप से, यदि बोलकर।
कि यदि यार इस बार सर्दी नहीं होती तो मैं ज्यादा पढ़ता, यदि इस बार गर्मी नहीं पड़ती तो मैं ज्यादा पढ़ता, यदि इस बार ज्यादा बारिश नहीं आई होती तो बारिश नहीं होती तो मैं अच्छे से चलता। कुछ भी यदि के तर्क लगा कर वो क्या कर रहा है, तार्कीकरण कर रहा है। यदि इस बार गर्मी नहीं पड़ती तो मैं पास हो जाता, यदि मेरे पंख होते, यदि मैं कबूतर होता तो मैं भी उड़ पाता। तुम कबूतर क्यों होते भाई? किसी कबूतर को देख रहा है मान लो वो। यदि मैं डायनासोर होता तो सबको खा जाता। क्यों होता तू डायनासोर? क्यों डायनासोर बनाते तुझे? तो इंसान बनाया ना। यदि क्यों बोल रहा है? तो इस प्रकार के एग्जाम्पल कि यदि मैं डायनासोर होता तो सबको खा जाता, सबको नष्ट कर देता। यदि मैं एरोप्लेन होता तो मैं सबको बिठा के ले जाता। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में भी उड़ सकता। यदि मैं कबूतर होता तो मैं भी आकाश में उड़ सकता था। यदि मैं भगवान होता तो सबको गवर्नमेंट जॉब दे देता। यदि मैं मुख्यमंत्री होता, क्यों होता भाई मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो वो है, तुम क्यों होते हैं मुख्यमंत्री? यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान को भारत में मिला लेता। ऐसे यदि वाले तर्क दे रहा है समायोजित करने के लिए अपने आप से। उससे जब भी पूछेंगे तो यदि में वो तर्क लगाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? तार्किकरण प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि प्रतिक्रिया देकर निर्माण कर रहा है उस चीज का। यदि इस बार गर्मी नहीं पड़ती तो मैं पास होता। एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, काफी है। अगर किसी को ज्यादा लिखने मैंने बोले हैं एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, यदि लगाकर आप लिख लें उनको, वीडियो को रोक रोक कर बाद में देखें, तो वीडियो को बार बार देख कर रोक कर लिख लिया करें। यहाँ पर लिखा नहीं सकते, क्या मतलब? जब इन चीजों के जब समझा रहा हूँ मैं उस चीज को बार बार, तो लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आराम से लिखे, आराम से समझे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तार्किकरण को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट और पढ़ाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तादात्म्यकरण की। तादात्म्यकरण, ठीक है। तादात्म्यकरण का मतलब होता है आइडेंटिफाई करवाना। क्या करवाना? इंग्लिश में अगर लिखे अपन तो आइडेंटिफाई करवाना, ठीक है। और इसका ही मतलब होता है, अर्थ होता है, मैं अर्थ भी लिख देता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? पहचान बताना। अर्थ क्या होता है? पहचान बताना। तादात्म्यकरण पहचान बताना, आइडेंटिफाई करवाना, ठीक है। अब तदात्मीकरण कैसे है कि अपनी आइडेंटिटी, बात किसकी कर रहा है? सम्मानित, एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है किसी को, कोई भी आपके मेंबर में कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई दोस्त ऐसा है जिसको कोई नहीं जानता, बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं है उसकी, तो बातें चल रही, बहुत बातें कर रहे हो आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप बोले तू क्या चीज है भाई? अबे तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? तू बीच में, हमारे बीच में कैसे आ रहा है? मान लो कोई सम्मानित व्यक्ति है जो बातें कर रहा है, बहुत सारे रहते हैं ना ऐसे कि छोटे मोटे युवा नेता, युवा कांग्रेस के नेता, युवा बीजेपी के नेता, युवा अध्यक्ष, फलाना ढिमड़ा, बहुत सारे फालतू के लोग। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ भी नहीं है इनमें से, तो वो बातें कर रहे हैं, वो भी बोल देता है अच्छा तू क्या है, तू बीच में, अबे तुझसे किसने बोला बीच में बोलने के लिए, तू कौन है? तो समायोजित नहीं हो रहा, वो इस तरह से तनाव में आ जाएगा, इस तरह से बोलेंगे तो वो क्या करेगा? उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको कि वो लोग है ना, उसके ग्रुप में, उसकी गैंग में उसको सम्मिलित कर ले, वहां पर मिक्स कर ले उसको। क्या करेगा? तो वो तो अपना परिचय बताएगा। अपना परिचय बताएगा कौन? वो व्यक्ति, वो लड़का जो मैं बता रहा हूँ बीच में ऐसा घुसा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है। तो अपना परिचय बताने से पहले उसने पूछा, सभी ने पूछा कौन है तू? तो अपना परिचय बताने से पहले क्या बोला मैंने? अपना परिचय, अपना परिचय करने से पहले या बताने से पहले, करने से पहले यानी पूर्व, किसी, अब क्या करेगा? अपना परिचय बताने से पहले या अपना परिचय करवाने से पूर्व किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम ले लेना। सम्मानित व्यक्ति का नाम कैसे ले लेगा? कि मान लो भी व्यक्ति उससे पूछ रहे कौन है तू, कहां से, अबे क्या है, कौन है तू, तो वो क्या बोलेगा
कि ओम बिड़ला जी मेरे मामा हैं, मैं नरेंद्र मोदी के गांव से हूं। क्या बोलेगा वो? सम्मानित व्यक्ति का नाम ले लेगा। मैं ओम बिड़ला के यहां से हूं, ओम बिड़ला मेरे मामा लगते हैं, नरेंद्र मोदी के गांव से हूं मैं। और भी वो नाम ले, मैं सीतारमण के यहां से हूं, सीतारमण जी मेरे बुआ जी हैं, राजनाथ सिंह मेरे दादा के दोस्त हैं। इस तरह से वो अपना परिचय देगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तदात्मीकरण कर रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, अर्थ बता रहा है, पहचान बताना कैसे बता रहा है। अपना परिचय करने से पूर्व, अपना परिचय सभी को समझ में आ रहा है ना? अपना परिचय करने से पूर्व किसी सम्मानित व्यक्ति का परिचय देना, परिचय देना ही क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? कि मैं ओम बिरला का भांजा हूं। एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे। मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी तो बोल दिया, राहुल गांधी लिख देता हूं। सब हंस रहे होंगे, लेकिन हंसो नहीं, अच्छा इंसान है। मैं राहुल गांधी के शहर से हूं। राहुल गांधी के शहर से मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी का ही शहर है वो, जहां राहुल गांधी रहते हैं वहां से हूं। इटली से है, तो इटली से लिख दे, ठीक, समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं। कि मैं ओम बिरला का भांजा हूं, मैं राहुल गांधी के शहर से हूं, मैं नरेंद्र मोदी के गांव का हूं, फलाना ढीमका जो भी, लेकिन अपना परिचय जो दे रहा है उससे पहले वो किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम लेगा जरूर। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये हो जाता है तदात्मीकरण। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तदात्मीकरण सभी को समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक सभी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। एक बार फिर से और बता देता हूं, जो पहले नहीं आए थे। अपन ने बात करी थी आज, मनोविज्ञान की एक बुक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 1 मिनट लूंगा। मनोविज्ञान की बुक सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के द्वारा निकाली गई है। सभी ने इसमें मेहनत, इसमें सभी का योगदान है। रीट फर्स्ट लेवल और लेवल सेकंड, उस दोनों एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, सीटेट एग्जाम के लिए भी आपको पता होगा, सीटेट का इसमें लिखा हुआ है, देखो, रीड लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए सबसे अच्छी बुक है। मैं बताऊं, जो सीटेट में जो मनोविज्ञान आती है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। सीटेट का एग्जाम आता रहता है, अभी लेटेस्ट आने वाला है एग्जाम, और रीट का एग्जाम भी आने वाला है। इस बुक को खरीदे, जो जहां से भी लोकेशन है, जो जहां भी है, मुझे संपर्क करें। हमारे सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के सबको आपको पता होगा, प्रतापगढ़ में कौन सेल कर रहा है, बांसवाड़ा में कौन सेल कर रहा है, भीलवाड़ा में कौन सेल कर रहा है, बूंदी से मैं हूँ, बूंदी से मैं सेल कर रहा हूँ। जो भी बूंदी से है मुझसे संपर्क करें, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करने की कोशिश करें और इस बुक के बारे में जानें। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है सिस्टमेटिक तरीके से। मैप भी मिलेगा इसमें, कहीं ना कहीं आपको चित्र भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, आप एक बार देखें जरूर, इसको खरीदें। बाद में मौका निकल जाएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं निकलेगा। रीट का एग्जाम जैसे कि 25 अप्रैल को फाइनल हो चुका है, 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। इससे पहले आप जल्दी से बुक खरीदें और पढ़े स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आप तदात्मीकरण के बारे में समझ गए होंगे। आइडेंटिफाई, अर्थ पहचान बताना, अपना परिचय करने से पूर्व किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम ले लेना ही क्या होता है? तदात्मीकरण होता है। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। लिख लिया सभी ने? चलो, तो ये हो जाता है तदात्मीकरण। समझ में आया होगा। जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, बाद में मैं आपका समस्या का समाधान जरूर करूंगा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं तदात्मीकरण के बाद ऐसा ही शब्द आएगा एक आत्मीकरण। क्या अर्थ है आत्मीकरण? ठीक है, सबसे बड़ी बात है आत्मीकरण का अर्थ क्या होता है? आत्मा यानी कि करण करना, अर्थ होता है, इसका अर्थ लिख लेते हैं सबसे पहले। आत्मा का अर्थ होता है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब नकल करना। सबसे पहले आप इसका अर्थ लिखें। इसका अर्थ होता है, आत्मीकरण का अर्थ होता है अनुकरण करना। ठीक है, अब अनुकरण किसका करेगा वो समझना। इस चीज को मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि अनुकरण करना। अब अनुकरण किसका करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अनुकरण किसे करेगा। समस्या से बात किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ पर? समस्या के बारे में, कि समस्या से संतुलित होने के लिए समस्या से संतुलित होने के लिए, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि संतुलित होने के लिए। अब यहाँ पर बात ही अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो किसके बारे में करेंगे? समस्या के बारे में। समस्या में संतुलित होने के लिए अनुकरण करेगा। किसका अनुकरण करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। किसी महान व्यक्ति का कर सकता है के लिए, किसी महान व्यक्ति का, किसी महान व्यक्ति का। महान व्यक्ति में और कौन आ जाते हैं? माता पिता का हो सकता है, माता पिता का, गुरुजनों का, धर्म का या धर्म ज्ञाता का। अनुकरण करना, किसी महान व्यक्ति का, माता पिता का, गुरुजनों का, धर्म ज्ञाता का, धर्म का या अनुकरण करना ही क्या कहलाता है? आत्मीकरण करना कहलाता है। समझ में आया? मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल देने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ चलो। आत्मीकरण करना अर्थ है इसका अनुकरण करना। समस्या से आदमी की क्या समस्या है? कोई मान लो रहता अच्छा नहीं है, कोई पढ़ता अच्छा नहीं है, ये समस्या है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो अनुकरण करेगा। किसका अनुकरण करेगा? वो देखेगा कि भीमराव अंबेडकर ने कैसे, किस परिस्थिति में पढ़ के वो संविधान निर्माता बने थे। क्या बोला मैंने? कि भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान निर्माण किया है, संविधान लिखा है। तो आपको सभी को पता होगा भीमराव अंबेडकर किस किस परिस्थिति से गुजरे थे, कैसे उन्होंने भेदभाव का सामना किया था, किस तरह से वो इस लड़ाई से आगे निकलकर किस परिस्थिति में, आपको पूरी जीवनी पता होगा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। किस तरह से पढ़े थे वो, किस तरह से पढ़कर आगे बढ़े थे, कहाँ पढ़ने गए थे, किसके बारे में लिखा है, उन्होंने कैसे बुक लिखी है। तो अनुकरण किसका कर रहा है? वो अंबेडकर जी का अनुकरण कर रहा है। ठीक है, कोई मान लो पढ़ना चाहता है, परिस्थिति ऐसी है उसके सामने जैसे अंबेडकर जी के सामने थी, लेकिन अब वो अनुकरण किसका करेगा? अंबेडकर जी का, किसी महान व्यक्ति। क्योंकि महान व्यक्ति में कौन आएंगे? अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़कर उसने क्या किया? एक अच्छा टीचर बना, एक अच्छा वकील बना, एक अच्छा राइटर बना। कौन? वो व्यक्ति जो समस्या से संतुलित नहीं हो पा रहा था। तो समस्या से संतुलित हुआ वो व्यक्ति और भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़कर और वो आगे बढ़ा और एक पुस्तक उसने भी लिख दी। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया सभी को? आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आएगा, ठीक है, तो सब समझ में आएगा। एक और बोलता हूं, समस्या से संतुलित होने के लिए कोई व्यक्ति है, मान लो कोई, मैं हूं, मेरा कोई बड़ा भाई है, मैं हूं, मेरा कोई बड़ा भाई है। बड़ा भाई जो है वो लेक्चरर की पोस्ट पर है, यानी कि गवर्नमेंट लेक्चरर है, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी आती है। तो समस्या मेरे ये क्या है? मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? अनुकरण करूंगा। किसका? मेरे बड़े भाई का, कि मेरा बड़ा भाई किस तरह से पढ़ा था, कैसी कैसी चीजों का त्याग किया था, किस तरह से बाहर रहा था, कंफर्ट जोन को छोड़ के एक समस्या वाले क्षेत्र में गया था, वहां पर अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी कोचिंग की है, अच्छे सिलेबस के साथ, अच्छी बुक के साथ पढ़ाई करी है। तो मैं भी वैसे ही करूं जैसे मेरे बड़े भाई ने किया है, और मैं भी क्या बनूं? लेक्चरर बनूं, और वैसे ही अनुकरण करता हूं, मैं वैसे ही गाइडेंस लेता हूं, अपने बड़े भाई से पूछता रहता हूं, बात करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं,
और अपने बड़े भाई की तरह मैं भी क्या बना, एक अच्छा लेक्चरर बना। किसकी बदौलत? कि समस्या क्या थी, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रहा था, उससे संतुलित होने के लिए किसी महान व्यक्ति है, उसके लिए माता पिता है, गुरुजन है, उनमें ही बड़ा भाई भी आता है। बड़ा भाई भी माता पिता जैसा ही होता है, गुरुजनों जैसा ही होता है, जो अपने से बड़े हैं, सब सम्मानित व्यक्ति है। किसी महान व्यक्ति, माता पिता, गुरुजनों, धर्म, धर्मज्ञाता का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आत्मीकरण। और एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बुरे आचरण का है, वो इससे परेशान भी है कि यार मैं इतना बुरा कैसे, तो उसने राम की जीवनी पढ़ी, राम भगवान जो है उनकी, उनके बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा, और उनको पता लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनकी तरह अब अनुकरण करने लगे। तो वो धर्म ज्ञाता, धर्म के अनुसार चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है? अनुकरण करना कहलाता है। ठीक है। अब वो क्या करता है? कभी झूठ नहीं बोलता, सच का साथ करता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, त्याग बलिदान में रहता है, इस तरह की चीजें वो करने लग जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? आत्मीकरण करना कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना आप। कोई व्यक्ति भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़कर उनका उनका अनुकरण करता है, अनुकरण करता है, करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको अधिकों एग्जाम्पल बताए हैं, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, उन एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। देखो, मैं जो एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूँ ना, वो एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आत्मीकरण क्या है? अर्थ क्या है? अनुकरण करना। किसी भी महान व्यक्ति का, गुरुजनों का, माता पिताओं का, बड़े से, अपने बड़े से जो भी है, वो सब सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका अनुकरण करके ही आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दो और रह गए, उनकी बात कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे टॉपिक को। लिख लिया आत्मीकरण? चलो एक और बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक नेक्स्ट आता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न। ठीक है। अब दीवा स्वप्न क्या है? सिंपल सा है, सीधा सा है। दीवा स्वप्न मैंने आपको, जब मैं अवस्थाएं पढ़ा रहा था, तो दीवा स्वप्न बताया था मैंने। दीवा स्वप्न क्या होता है? ऐसे, इस तरह से, मंद मंद मुस्कुराकर जो सपने देखे जाते हैं, दीवा स्वप्न कहलाते हैं। मैंने बताया था ना आपको, ऐसे चेयर पर यूं माथा रख के देखना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके सामने समस्या है, समायोजित कर रहे हैं, कहां से? समस्याओं से संतुलित होने के लिए, समस्याओं से संतुलित होने के लिए समस्याओं से संतुलित होने के लिए कल्पनाओं में खोना, कल्पना कल्पनाओं में खोना क्या कहलाता है? दीवा स्वप्न कहलाता है। ऐसे देखा होगा आपने, इस तरह से लोग बैठकर दीवा स्वप्न देखते रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। वो क्या सोचते रहते हैं कि उसकी शादी एक कैटरीना कैफ जैसी लड़की से होगी, इतनी सुंदर होगी, दिखने में ऐसी होगी, और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। वो शादी होती नहीं है, तो वो दीवा स्वप्न के माध्यम से अपनी समस्याओं का संतुलित करते रहते हैं। समझ में आया? दीवा स्वप्न देख रहे हैं कि यार मेरे सामने एक बंगला ऐसा है, मेरा भी बंगला ऐसा होगा, मेरी भी गाड़ी होगी, और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। तो वो समस्याओं से संतुलित होने के लिए कि यार मैं भी जॉब लगूंगा, पढ़ाई करूंगा, और इस तरह से बंगला खरीदूंगा, इस तरह का मेरा बंगला होगा। तो वो इस तरह के दीवा स्वप्न देखता है,
स्वप्न के माध्यम से क्या करता है, वो अपनी समस्याओं का संतुलित करता है, एडजस्टमेंट करता है, समायोजित करता है। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आता है हवा में कीले बनाना। हवा में कीले बनाना। ठीक है। हवा में यानी कि स्वप्न में क्या बनाता रहता है, कीले बनाता रहता है। ठीक है, समझ में आया सभी को एग्जाम्पल? इस एकमात्र एग्जाम्पल से पूरा का पूरा दिवा स्वप्न समझ में आ जाएगा। समस्याओं से संतुलित होने के लिए कल्पनाओं में खोना ही क्या कहलाता है, दिवा स्वप्न कहलाता है। अपनी समस्याएं जो भी एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेगा, सपने देखेगा, कल्पनाओं में खोते रहेगा और एडजस्टमेंट होता रहेगा। ठीक है। एक और रह जाता है, एक दो और रह जाते हैं, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट दो की ओर बात करते हैं। वो क्लास जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए। अभी मैं आ रहा हूं फिर से, आप इंतजार कीजिए। क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में जरूर बताएं मुझे। मजा आ रहा है क्लास में तो जरूर बताएं। सर्दी का टाइम है, 9 बजे क्लास लगती है। आराम से पढ़ते रहिए, रजाई में बैठ के पढ़ते रहिए, ब्लैंकेट पे बैठ के पढ़ते रहिए, अंदर ओढ़ के पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। ईयरफोन लगा लीजिए, मस्त मस्त पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जल्दी से बने रहिए। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एक आ जाता है उदातीकरण। उदातीकरण, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा गया है उदातीकरण। इसको मार्गांतीकरण भी बोला जाता है। एक क्या बोला जाता है, मार्गांतीकरण। ठीक है, क्या बोला जाता है, मार्गांतीकरण भी बोला जाता है। उदातीकरण हो गया, मार्गांतीकरण हो गया, और सबसे अच्छा जो नाम देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, वो है शोधन। ये आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, देखो, कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करेगा, इसकी ट्रिक याद रखना आप सबसे पहले। इसमें क्या रहेगा कि उद्देश्य, जो व्यक्ति ने उद्देश्य बनाए हैं वो तो वही रहेंगे, उद्देश्य वही रहेगा, केवल साधन बदलेंगे, साधन बदलेगा। याद कैसे करना है, समझना। लास्ट वाला है उदातीकरण, मार्गांतीकरण। मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको बदलना। ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, उद्देश्य वही रहेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, कि लक्ष्य में प्राप्ति नहीं होने पर, नहीं होने पर, किसमें, लक्ष्य में लक्ष्य प्राप्त ना होने पर या लक्ष्य में प्राप्ति नहीं होने पर। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी ने लक्ष्य बनाया कि मुझे कबीर दास की तरह बनना है, या फिर मुझे क्या है, सलमान खान की तरह हीरो बनना है। एक उसका लक्ष्य है सलमान खान की तरह हीरो बनना। अब वो क्या कर रहा है कि अच्छी बॉडी नहीं बना पा रहा है, उसकी तरह बॉडी नहीं बना पा रहा है। तो वो क्या करता है कि सलमान खान की एक्टिंग तो कर सकता है, बॉडी नहीं है तो उसकी तरह डांस कर सकता है, उसकी तरह डायलॉग बाजी कर सकता है। तो वो उद्देश्य तो वही है उसका कि सलमान खान की तरह दिखना, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है, बॉडी तो बना ही नहीं पा रहा है। एक अच्छा एग्जाम्पल आता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले, उसका उद्देश्य क्या है, घी निकालना। अब उद्देश्य तो वही है, घी निकालना है मुझे, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली क्या कर देना, टेढ़ी कर देना। लेकिन उंगली टेढ़ी करिए तो उद्देश्य बदला है क्या, नहीं बदला है। लक्ष्य में प्राप्ति नहीं होने पर मार्ग में परिवर्तन करना, मार्ग में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, उदातीकरण कहलाता है, मार्गांतीकरण कहलाता है, शोधन कहलाता है। यानी कि शोधन करना। मार्ग क्या है यहाँ पर, साधन है जो बदलेगा, लक्ष्य में प्राप्ति नहीं होने पर मार्ग में परिवर्तन करना। एग्जाम्पल मैंने बताया ना, एक एग्जाम्पल लिख लेना कि कोई हीरो की तरह, सलमान खान हीरो की तरह दिखना चाहता है लेकिन वैसी बॉडी नहीं बना चाहता है, तो वो डायलॉग बाजी वैसी कर देता है, वैसी एक्टिंग कर लेता है, वैसी उसकी मिमिक्री कर देता है। तो दिखने वाले क्या सोचेंगे कि सलमान खान है ये अपना, बॉडी में तो बिल्कुल लकड़ी है, अगरबत्ती है ये, मान लो। एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताया, सीधी उंगली से घी नहीं निकले, नहीं निकलने पर
ये एग्जाम में आया हुआ है ये वाला, इसलिए लिखा रहा हूं। निकलने पर उंगली टेढ़ी करना, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे अच्छा है कि उद्देश्य वही रहेगा, जो जो भी व्यक्ति का जो उद्देश्य है उसको किस तरह से बताना है। अमिताभ बच्चन की तरह बनना है, शाहरुख खान की तरह बनना, आमिर खान की तरह बनना है। कोई लड़की है वो कैटरीना कैफ की तरह दिखना चाहती है, लेकिन उद्देश्य क्या है, कैटरीना कैफ बनना। अब वो नहीं बन पा रही है, वैसा डांस नहीं कर पा रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी, मिमिक्री कर लेगी, बाल ऐसे, हेयर स्टाइल ऐसे रख लेगी। तो वो उद्देश्य वही रहेगा। सिर्फ उसके लिए क्या करेगा, मार्ग में परिवर्तन करना। सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना, कैसे भी करो लेकिन घी निकलना चाहिए। उद्देश्य क्या है अपना, घी निकालना। यहां से बात हो जाती है पूरी समायोजन की, इनडायरेक्ट मेथड जो मैंने बात कर रहा था उसके बारे में, ठीक है। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। इस तरह ही रेगुलर क्लास में बने रहे। आज मैंने बुक के बारे में जो बताया उस पर विचार विमर्श जरूर करें। सामान्य ज्ञान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दें, उनके बारे में लिखें, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं वो जरूर दें। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास रोज की तरह इसी टाइम पर मिलते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि, धन्यवाद।